नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने ना सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। इस वीडियो में हम गांधी जी के जीवन शैली, उनके व्यक्तित्व और उनके बारे पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यह एक छोटा सा कस्बा था जहां उनका परिवार वैसे समुदाय से थे। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे, जो एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक थी और गांधी जी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही गांधी जी को रामायण, महाभारत और भगवद गीता की कहानियाँ सुनाई जाती थी। उनके जीवन में सत्य और अहिंसा के बीज बोए। गांधी जी का बचपन सामान्य था, लेकिन वे शर्मीले और डरपोक थे। स्कूल में वे एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन ईमानदारी उनकी पहचान थी। एक बार स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट में गलती होने पर टीचर ने उन्हें कॉपी करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। यह घटना उनके सत्य के कमिटमेंट को दर्शाती है। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया, जो उस समय की प्रथा थी, लेकिन गांधी जी ने बाद में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। शिक्षा की बात करें तो गांधी जी ने पोरबंदर और राजकोट में पढ़ाई की। 1888 में वे लंदन गए बैरिस्टर बनने। वहाँ वे पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हुए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वे शाकाहारी बने रहें और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े, जहाँ उन्होंने हिंदू धर्म और अन्य धर्मों का अध्ययन किया। लंदन से लौटकर वे भारत आए, लेकिन वकील के रूप में संघर्ष किया। 1893 में गांधी जी एक केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देकर उनका जीवन बदल गया। मैं आपको प्रसिद्ध घटना बताता हूँ। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वे रंगभेद नीति के शिकार थे। इसने उन्हें सत्याग्रह की अवधारणा दी, यानी सत्य के लिए अहिंसक प्रतिरोध। दक्षिणी अफ्रीका में 21 साल रहकर उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया। बोर वार में उन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाकर ब्रिटिशों की मदद की, लेकिन रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे। यानी उन्होंने सादगी भरा जीवन अपनाया, यानी खुद कपड़े धोना, सादा भोजन और आश्रम स्थापित करना। साथ ही साथ वे शाकाहारी थे, फल, सब्जियां और दूध पर निर्भर रहते थे। रोजाना प्रार्थना, स्पाइनिंग व्हील से सूत काटना उनकी दिनचर्या थी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर देश घूमे। चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह किया, जहां नील की खेती से किसान पीड़ित थे। यह भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन था। फिर खेड़ा और अहमदाबाद में मजदूरों के लिए लड़ाई की। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जैसे ब्रिटिश स्कूल, अदालतें बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना। लेकिन चोरी चोरी हिंसा के बाद इसे रोका गया। 1930 में नमक सत्याग्रह, जैसे डांडी मार्च, जहां उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा, जिसमें लाखों लोग जुड़े। और फिर 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट, जिसमें करो या मरो पर नारा लगाया गया, लेकिन गांधी जी जेल गए। लेकिन यह आंदोलन आज़ादी की दिशा में बड़ा कदम था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयासरत रहे और फिर विभाजन हुआ। गांधी जी की जीवन शैली सादगी की मिसाल थी। वे खादी पहनते थे, खुद सूट काटते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे, जहां सभी को बराबर रिस्पेक्ट दिया जाता था। उनका रोजाना रूटीन बना रहता था, जैसे रोजाना सुबह 4 बजे उठना, प्रार्थना, व्यायाम, पढ़ना लिखना। वे कभी कभी उपवास रखते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते, शारीरिक और मानसिक शुद्ध पर जोर देते और वे स्वच्छता के पुजारी थे। खुद सफाई करते थे, यात्रा में ट्रेन की 3rd क्लास में जाते, गरीबों से जुड़ते, पैसा नहीं जमा करते और सब कुछ दान कर देते। दोस्तों, उनका मानना था कि सादा जीवन उच्च विचार रखता है। गांधी जी एक सच्चे नेता थे, जैसे विनम्र, साहसी और दयालु। वे कभी गुस्सा नहीं करते, वे हमेशा दुश्मनों को भी माफ कर देते। अहिंसा उनका मूल सिद्धांत था, जैसे एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सत्याग्रह में वे खुद कष्ट सहते, दूसरों को प्रेरित करते। वे नैतिक थे, अपनी गलतियां स्वीकारते थे। मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किताब में अपना जीवन लिखा करते थे। सेवक लीडरशिप की मिसाल, जैसे लोगों की सेवा पहले। वे धार्मिक थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते और फिर हरिजनों को हरिजन नाम दिया। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि ब्रिटिश भारत क्यों आए? 17वीं सदी में यूरोप में एक नया दौर शुरू हो रहा था। यूरोप के देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और पोर्तुगल नए व्यापारिक रास्तों की तलाश में थे। भारत उस समय दुनिया का व्यापारिक केंद्र था। हमारे यहाँ के मसाले, रेशम, सूती कपड़े, कीमती रत्न पूरी दुनिया में मशहूर थे। 1600 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया
जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ व्यापार था। वे भारत से मसाले, कपड़े और अन्य सामान खरीदकर यूरोप में बेचते और मोटा मुनाफा कमाते। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिश ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फिर 1757 में प्लेसी की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। रॉबर्ट क्लीव की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये जीत सिर्फ वार की जीत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन की स्टार्टिंग थी। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी सत्ता फैलाई। संक्षेप में कहे तो ब्रिटिश भारत आए थे व्यापार के लिए, लेकिन उनकी नज़र भारत की दौलत और सत्ता पर थी। और यही से शुरू होता है भारत में ब्रिटिश राज का दौर। तो दोस्तों, अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जब ब्रिटिश भारत के मालिक बन चुके थे। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर लिया। 1858 में भारत में ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत हुई। ब्रिटिशों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। हमारे संसाधनों को लूटा गया। भारतीय किसानों को नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया। टैक्स इतने ज़्यादा थे कि किसान कर्ज में डूब गए। ब्रिटिशों ने रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक शिक्षा लाई, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादातर खुद ब्रिटिशों को ही हुआ। भारतीयों को छोटी मोटी नौकरियां तक सीमित रखा गया। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नीचा दिखाया गया। हमें अनकल्चर्ड कहकर पश्चिमी संस्कृति थोपी गई। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे दौर में भी उम्मीद की किरण थी। भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की और यहीं से कहानी में प्रवेश होता है हमारे बापू यानी गांधी जी का। दोस्तों, गांधी जी का ब्रिटिशों के साथ रिश्ता बहुत जटिल था। वे ब्रिटिशों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन उनके शासन और जुल्म के खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा और सत्य के रास्ते से ही आज़ादी मिल सकती है। उनका सबसे बड़ा हथियार था सविनय अवज्ञा, यानी ब्रिटिश कानूनों को तोड़ना, लेकिन शांति से। 1930 में नमक सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्रिटिशों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने दांडी में 240 मील की यात्रा की और समुद्र के किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा। ये छोटा सा कदम था, लेकिन इसने पूरे देश को जगा दिया। गांधी जी ने ब्रिटिशों के साथ कई बातचीत भी की। 1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वे शामिल हुए। हालांकि वहां ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन गांधी जी ने पूरी दुनिया को भारत की आज़ादी की मांग से रूबरू कराया। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से परेशान थी। वे उन्हें बार बार जेल में डालते थे, लेकिन गांधी जी का हौसला कभी नहीं टूटा। हर बार जेल से निकलकर वे और मजबूती से आंदोलन चलाते। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे। उन्होंने न सिर्फ ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, बल्कि पूरे देश को एकजुट किया। उनके कुछ प्रमुख योगदान है, जैसे जन आंदोलन की शुरुआत, अहिंसा का रास्ता, स्वदेशी स्वावलंबन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को आम लोगों तक पहुँचाया, चाहे किसान हो, मजदूर हो या महिलाएं, सभी उनके आंदोलन का हिस्सा बने। गांधी जी ने दिखाया कि बंदूक के बिना भी एक साम्राज्य को हराया जा सकता है। उनकी अहिंसा की नीति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया और स्वदेशी सामान अपनाने की बात की। इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी की वजह से ब्रिटिशों पर दबाव बढ़ता गया। उनकी नीतियों ने ब्रिटिशों को मजबूर किया कि वे भारत छोड़ने के बारे सोचें। आखिरकार वो दिन आया जिसका सपना हर भारतीय ने देखा था। 1947 तक ब्रिटिश सरकार थक चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। भारत में गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वे भारत छोड़ देंगे, लेकिन इसके साथ आई एक दुखद सच्चाई, यानी भारत का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले से तिरंगा फहराया। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी आसान नहीं थी। बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। गांधी जी इस बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। फिर भी उनकी अहिंसा और सत्य की लड़ाई ने भारत को आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, ये थी भारत में ब्रिटिश राज और महात्मा गांधी की कहानी। ब्रिटिश भारत आए थे व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने हमें गुलाम बनाया। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा से भी आज़ादी जीती जा सकती है।
उनकी वजह से हम आज एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। आज का सवाल आपके लिए, गांधी जी की कौन सी बात आपको ज़्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में नेहरू ने गांधी जी के हर आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और युवा जोश ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और गांधी जी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, गांधी जी के विश्वास पत्र थे। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह में उनके संगठन क्षमता ने किसानों को एकजुट किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारत में शामिल कर एकता का परिचय दिया। गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को उन्होंने मजबूती से अपनाया। मौलाना आज़ाद, एक विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनके लेख और भाषणों ने लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के साथ शुरू में कांग्रेस में थे। हालांकि उनके और गांधी जी के विचारों में मतभेद थे। जहां गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, वहीं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुने। फिर भी उनकी "तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा" की हुंकार ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले और अन्य महिला स्वतंत्र सेनानी, गांधी जी के आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक सुधारों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, और कस्तूरबा गांधी ने भी गांधी जी के साथ हर कदम पर साथ दिया। इन बड़े नामों के अलावा लाखों आम भारतीयों ने भी गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं सभी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने भी अपने बलिदान से आज़ादी की राह को मजबूत किया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने का सपना देखा, लेकिन यह सपना उनके अकेले का नहीं था। उनके साथ असंख्यक नायकों और आम लोगों ने मिलकर इस सपने को हकीकत में बदला। आज हमारी आज़ादी उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र में हुआ था। वह हिंदू राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और हिंदू महासभा के सदस्य थे। गोडसे एक पत्रकार थे जो हिंदू शरणार्थियों की पीड़ा पर लिखते थे। उन्हें लगता था कि गांधी मुसलमानों के प्रति बहुत नरम है। 1944 में गोडसे ने 2 बार गांधी पर हमला करने की कोशिश की, एक बार मई और दूसरी बार सितंबर में, लेकिन गांधी ने मुकदमा नहीं चलाया क्योंकि वह अहिंसा में विश्वास रखते थे। विभाजन के बाद दिल्ली में हिंसा फैल गई। गांधी सितंबर 1947 में दिल्ली आए दंगों को रोकने के लिए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास किया, लेकिन गोडसे और उनके साथी इसे गांधी की कमजोरी मानते थे। जनवरी 1948 में गांधी ने एक और उपवास किया। भारत सरकार से पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने की मांग की, जो कश्मीर वॉर के दौरान रोके गए थे। गोडसे को लगा कि गांधी भारत को कमजोर कर रहे हैं, हिंदुओं के हितों की बलि दे रहे हैं। गोडसे और उनका साथियों का कहना था कि गांधी जी की अहिंसा ने हिंदुस्तान को बांट दिया। पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं और यहाँ गांधी जी मुसलमानों के लिए उपवास कर रहे हैं। यह देशद्रोह है, हमें कुछ करना होगा। गोडसे के साथी नारायण आप्टे बोलता है, "हाँ नाथूराम, हम हिंदू राष्ट्र की रक्षा करेंगे।" गोडसे की साजिश में कुछ लोग शामिल थे, जैसे नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, गोपाल गोडसे यानी नाथूराम का भाई, दत्तात्रेय परचूरे और साथ ही साथ और भी कुछ लोग शामिल थे। दिगंबर बेज को गवाही के बदले माफ़ी मिली। विनायक दामोदर सावरकर पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा, लेकिन वह बरी हो गए। जनवरी 30, 1948 शाम के करीब 5:17 में गांधी बिड़ला हाउस के पीछे की लॉन पर प्रार्थना सभा कर रहे थे। वह अपनी पोतियों मनुबेन और अभा चटर्जी के सहारे चल रहे थे। अचानक नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी के सीने और पेट में ब्रेटा M1934 पिस्तौल के 3 गोलियां दागी। गांधी गिर पड़े। मुंह से निकला, "हे राम, हे राम।" गोडसे गोली चलाते हुए जोर से बोलता है, "ये भारत के लिए।" भीड़ में हड़कंप मच जाता है। अमेरिकी वाइस कॉन्सुल हर्बर्ट रीनर जूनियर ने गोडसे को पकड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गांधी को कमरे में ले जाया गया, जहां 30 मिनट के बाद उनकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया स्तंभ रह जाती है। गांधी की मौत के भारत को
सदमे में डाल देता है। उसके बाद मुकदमा और गोडसे का बयान होता है। मुकदमा 27 मई 1948 में शुरू होता है। जानकारी के मुताबिक 149 गवाह पेश किए गए। गोडसे ने अपना बयान दिया कि मैं गांधी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियां भारत को बर्बाद कर रही थी। विभाजन के लिए वह जिम्मेदार थे। उन्होंने मुसलमानों को तरजीह दी, हिंदुओं की पीड़ा को नज़रअंदाज किया, पाकिस्तान को पैसे देने का दबाव बनाया। मुझे लगा गांधी का प्रभाव हटाना जरूरी है ताकि भारत अपनी रक्षा कर सके। जज गोडसे से बोलते हैं, तुम्हें पछतावा है? फिर गोडसे बोलता है, नहीं, यह हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए था। गांधी की अहिंसा ने हमें कमज़ोर बनाया। 10 फरवरी 1949 को फैसला आया और फिर गोडसे और आप्टे को फांसी हुई। बाकी 6 लोगों को उम्र कैद हुआ। अपील में 2 बरी हो गए। गांधी के बेटों मनीलाल और रामदास ने दया की अपील की, लेकिन नेहरू, पटेल और राजगोपालाचारी ने ठुकरा दी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे और आप्टे की फांसी दी गई। हत्या के बाद आरएसएस पर 1 साल का बैन लगा। हिंदू राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ गई। आज भी गांधी की हत्या भारत के इतिहास का दर्दनाक अध्याय है। गोडसे ने सोचा वह हिंदू को बचा रहा है, लेकिन गांधी की मौत ने अहिंसा की विरासत को और मजबूत किया। धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो में उतनी ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें।